हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक जंक्शन पर। क्या आप हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को थका देते हैं? क्या आप अक्सर खुद को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहां आप ना कहना चाहते हैं लेकिन मजबूरी में हाँ कह देते हैं? क्या लोग आपकी मदद और समय का फायदा उठाते हैं और आप ना कहने में खुद को असहाय महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आपकी सोच को बदलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं डेमन झरी की लाइफ चेंजिंग किताब द आर्ट ऑफ सेइंग नो के बारे में। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आत्मविश्वास के साथ ना कहें, अपनी प्राथमिकताओं को बचाएं और दूसरों का सम्मान करते हुए अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लें। तो अगर आप अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान और ज्यादा संतुलित बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। चैप्टर 1 दी पीपल प्लीजिंग हैबिट, अर्थात लोगों को खुश करने की आदत। क्या आपको हर समय दूसरों को खुश करने की जरूरत महसूस होती है? क्या आप भी किसी को ना कहने में हिचकिचाते हैं सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें नाराज नहीं करना चाहते? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। अब हम बात करेंगे डेमन झरी की किताब द आर्ट ऑफ सेइंग नो के पहले अध्याय की, जो हमें सिखाता है कि लोगों को खुश करने की आदत कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकती है और इससे बाहर निकलने का सही तरीका क्या है। लेखक डेमन खुद एक बहुत बड़े पीपल प्लेजर थे, यानी वह हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तकलीफ में डालते रहते थे। उन्हें ना कहने से डर लगता था क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने से लोग नाराज हो जाएंगे, उन्हें नापसंद करेंगे या वे अकेले रह जाएंगे। उनकी यह आदत इतनी मजबूत हो गई थी कि वे खुद की जरूरतों को पूरी तरह अनदेखा करने लगे थे। चाहे कोई उनसे अतिरिक्त काम करने के लिए कहे, कोई उनसे पैसे मांगे या कोई उनके समय का दुरुपयोग करे, वह हर किसी को हां कह देते थे। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि उनका तनाव बढ़ गया, उनका आत्मसम्मान गिरने लगा और उन्हें हर समय यह महसूस होता था कि लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि हाँ कहना हमेशा सही नहीं होता। अगर हम अपने स्वास्थ्य, मानसिक शांति और खुशियों को बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि ना कहना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना ठीक है। लेखक कहते हैं कि एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम ना नहीं कह पाते, वह यह है कि हम अपनी जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देते। हम यह मान लेते हैं कि दूसरों की मांगे हमारी खुद की इच्छाओं और जरूरतों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम हमेशा दूसरों की इच्छाओं को अपने से ऊपर रखते रहेंगे तो हम अपनी पहचान और खुशियां खो देंगे। सोचिए, अगर आप हर समय दूसरों के हिसाब से अपने फैसले लेते रहेंगे तो आपकी खुद की जिंदगी कहां बचेगी? इसीलिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना और उन पर ध्यान देना सीखना होगा। अगर आप खुद को खुश और संतुलित रखेंगे तभी तो आप दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। आत्मविश्वास के साथ न कहना खुद को कष्ट देने से कई बेहतर है। द साइकोलॉजी ऑफ असर्टिवनेस इस भाग में लेखक हमें असर्टिवनेस यानी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहने की कला के बारे में बताते हैं। उन्होंने समझाया कि ना कहने का सही तरीका सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे सही तरीके से नहीं कहेंगे तो लोग आपको इग्नोर करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे या फिर आप खुद ही अपराध बोध महसूस करने लगेंगे। असर्टिवनेस का मतलब है कि आप अपनी जरूरतों, विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करें, बिना आक्रामक या डरपोक हुए न कहे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कहता है कि आप उसके लिए एक एक्स्ट्रा काम कर दें और आप पहले से ही व्यस्त हैं, तो असर्टिव तरीका यह होगा, मुझे अच्छा लगता अगर मैं आपकी मदद कर पाता, लेकिन मैं पहले ही बहुत सारे कामों में उलझा हुआ हूं, शायद आप किसी और से मदद ले सकते हैं। इस तरह आप न केवल अपनी सीमाओं को स्पष्ट करते हैं बल्कि सामने वाले को सम्मान पूर्वक जवाब भी देते हैं। असर्टिवनेस और एग्रेसिवनेस में अंतर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे ना कहेंगे तो इसका मतलब होगा कि वे असभ्य या रूढ़ हैं, लेकिन लेखक ने बताया कि असर्टिवनेस और एग्रेसिवनेस में बड़ा फर्क होता है। असर्टिवनेस का मतलब है कि आप अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ लेकिन शांति और सम्मानजनक तरीके से रखें।
एग्रेसिवनेस का मतलब है कि आप अपनी बात को जबरदस्ती, गुस्से में या बिना किसी संवेदना के रखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे आपकी कार मांगता है और आप देना नहीं चाहते, तो असर्टिव जवाब यह होगा कि मुझे माफ करें, लेकिन मैं अपनी कार उधार नहीं देता। जबकि एग्रेसिव जवाब होगा, क्योंकि मैंने मना किया है तो मना किया है, बार बार मत पूछो। इसीलिए सही तरीका यह है कि आप अपनी सीमाएं स्पष्ट करें, लेकिन ऐसा करते समय सामने वाले की भावनाओं का भी सम्मान करें। न कहने की कला या सेइंग नो विद ग्रेस। अब सवाल यह है कि आखिर न कहें तो कैसे कहें? लेखक ने बताया कि न कहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे दृढ़ता और शिष्टता या ग्रेस के साथ कहें। अगर आप ना कहने के बाद खुद को दोषी महसूस करते हैं या डरते हैं कि लोग आपको नापसंद करने लगेंगे, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी पीपल प्लीजर नाम की मानसिकता में फंसे हुए हैं। लेखक ने कुछ प्रभावी तरीकों का सुझाव दिया जिनसे आप आसानी से ना कह सकते हैं, बिना किसी अपराध बोध के। नंबर 1, सीधा और स्पष्ट उत्तर दे, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। नंबर 2, बहाने बनाने से बचे, मुझे अफसोस है लेकिन यह मेरे लिए संभव नहीं है। नंबर 3, दूसरा विकल्प दे, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आप XYZ से पूछ सकते हैं। नंबर 4, बिना सफाई दिए ना कहे, धन्यवाद कि आपने मुझसे पूछा, लेकिन मैं इसे नहीं कर सकता। इन तरीकों को अपनाकर आप बिना किसी तनाव के ना कह सकते हैं और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। इस किताब से आप क्या सीख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस अध्याय के अंत में लेखक हमें बताते हैं कि इस किताब में हम और क्या-क्या सीखने वाले हैं। यह किताब सिर्फ न कहने की तकनीक ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक आजादी भी सिखाती है। आत्मविश्वास के साथ अपनी सीमाएं तय करें, कैसे बिना अपराध बोध के अपनी इच्छाएं को प्राथमिकता दें, कैसे दूसरों को नाराज किए बिना न कहे, कैसे आत्मसम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखें। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा हाँ कहते हैं, भले ही आप अंदर से न कहना चाहते हो, तो यह किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। तो दोस्तों, यही था इस किताब के पहले चैप्टर का निचोड़। यह हमें सिखाता है कि ना कहना सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक कला है। यह कला हमें अपनी प्राथमिकताओं को बचाने, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करती है। चैप्टर 2, वो कारण जिनकी वजह से हमें नहीं कहना मुश्किल लगता है। अब हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ सेइंग नो, किताब के दूसरे चैप्टर के बारे में। यह चैप्टर उन सभी कारणों को डिटेल में बताता है जिनकी वजह से हम अक्सर ना कहने में मुश्किल महसूस करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी समस्याओं की जड़ को नहीं पहचानते, हम उन्हें सुलझा नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन कारणों से हम लोगों को नाराज नहीं करना चाहते, उसमें सबसे पहला कारण यह है कि हम डरते हैं कि ना कहने से लोग नाराज हो जाएंगे। जब कोई हमसे मदद मांगता है और हम मना करते हैं, तो अक्सर उनका चेहरा गिर जाता है। यह हमें गिल्ट फील कराता है और हम सोचने लगते हैं कि शायद हमने कुछ गलत किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग अक्सर ना को अपनी पर्सनल रिजेक्शन की तरह लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने गलत किया। अगर आपने ना कहा और ऐसा करते हुए आप सम्मानजनक और ईमानदार रहे, तो यह आपकी गलती नहीं है। बस हम लोगों को निराश नहीं करना चाहते। दूसरा बड़ा कारण यह है कि हमें दूसरों को निराश करना अच्छा नहीं लगता। जब हम किसी को मना करते हैं और उनका चेहरा उदास हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमने उन्हें नीचा दिखा दिया। लेखक बताते हैं कि निराशा असल में अनमेट एक्सपेक्टेशंस यानी अधूरी उम्मीदों से आती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त आपसे उम्मीद करता है कि आप हर बार उसकी मदद करेंगे और इस बार आप मना कर देते हैं, तो उसकी निराशा आपके मना करने से नहीं, बल्कि उसकी खुद की उम्मीद से पैदा होती है। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की उम्मीदें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमें लगता है कि हम स्वार्थी दिखेंगे। हम में से कई लोग ना कहने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें स्वार्थी समझेंगे। समाज हमें यह सिखाता है कि दूसरों की मदद करना एक गुण है, लेकिन इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप हर किसी की मदद करते रहेंगे और खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करेंगे,
तो धीरे धीरे आपकी अपनी एनर्जी खत्म हो जाएगी। याद रखें, खुद की देखभाल करना स्वार्थी नहीं है, यह जरूरी है ताकि आप अपनी जिंदगी और दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकें। चौथा कारण, हमें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। दूसरों की मदद करना एक पॉजिटिव आदत है, यह हमें खुशी देता है। लेकिन जब यह आदत हमारी प्राथमिकताओं को प्रभावित करने लगे, तब यह नुकसानदेह हो सकती है। कई बार हम यह सोचकर हर मदद के लिए हाँ कहते हैं कि इससे हमारा प्यार और केयर दिखेगा, लेकिन लेखक बताते हैं कि हमें अपनी लिमिट्स को पहचानना चाहिए। अगर आप हर किसी की मदद करेंगे तो आपके पास अपनी प्राथमिकताओं के लिए समय और ऊर्जा नहीं बचेगी। पांचवा कारण, हमारी आत्मसम्मान की कमी। आत्मसम्मान की कमी भी ना कहने में बड़ी बाधा बनती है। जब हमें अपनी काबिलियत और समय की अहमियत पर विश्वास नहीं होता, तो हम दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं। यह सोच गलत है कि दूसरों का समय और उनके काम हमारे काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम हर बार हाँ कहेंगे तो हमारी खुद की प्राथमिकताएं और खुशियां पीछे छूट जाएंगी। छठा कारण, हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। सच कहे तो हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। ये एक नेचुरल ह्यूमन डिजायर है, लेकिन इसी चाहत के कारण हम हर समय हाँ कहने लगते हैं, यहां तक कि तब भी जब हमें ना कहना चाहिए। लेखक अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में हर किसी को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इससे उन्हें खुद पर गुस्सा और निराशा ही हुई। याद रखें, अगर आप हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन जब आप सम्मान के साथ न कहेंगे तो लोग आपको ज्यादा इज्जत देंगे। सातवां कारण, हम महत्वपूर्ण दिखना चाहते हैं। हम सभी को अच्छा लगता है जब लोग हमें महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन कई बार यह भावना हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कोलीग आपसे मदद मांगता है और आपको एक्सपर्ट कहकर बुलाता है, तो आप खुश होकर हाँ कह सकते हैं। लेकिन अगर आप हर बार दूसरों को खुश करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को पीछे रखेंगे, तो यह एक नुकसानदायक आदत बन जाएगी। आठवां कारण, हमें मौके खोने का डर होता है। फोमो यानी फियर ऑफ मिस आउट भी एक बड़ा कारण है। हमें लगता है कि अगर हमने किसी के लिए ना कहा तो हम कोई बड़ा मौका मिस कर देंगे। यह डर हमें ऑफिस में ज्यादा काम लेने पर मजबूर करता है, दोस्तों के साथ हर प्लान में शामिल होने को कहता है, और यहां तक कि सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने की वजह भी बनता है। लेकिन लेखक बताते हैं कि हमें सीखना होगा कि कौन से मौके हमारे लिए सही हैं और कौन से नहीं। हर बार हां कहने का मतलब है कि आप अपनी असली प्राथमिकताओं के लिए ना कह रहे हैं। नौवां कारण, हम इमोशनल बुलियन का शिकार हो जाते हैं। कई बार लोग आपको हां कहने के लिए मजबूर करने के लिए गिल्ट, शर्म या गुस्से का सहारा लेते हैं। इसे इमोशनल बुलियन कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी की मदद करने से मना करते हैं और वह आप पर चिल्लाने या आपको दोषी ठहराने लगता है, तो यह इमोशनल बुलियन है। ऐसे हालात में लेखक सलाह देते हैं कि आप शांत रहें और अपने फैसले पर डटे रहे। इमोशनल बुलियन के सामने झुकने का मतलब है कि आप अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं कर रहे। 10वां कारण, हमें टकराव पसंद नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग टकराव से बचना पसंद करते हैं। हमें डर लगता है कि ना कहने से हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं या बहस हो सकती है। लेकिन लेखक बताते हैं कि जब आप सम्मानजनक तरीके से न कहते हैं, तो लोग इसे ज्यादा आसानी से स्वीकार करते हैं। 11वां कारण, हमने पीपल प्लीजिंग को एक आदत बना लिया है। पीपल प्लीजिंग एक आदत बन सकती है। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि न कहना बुरा है। धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है और हम हर समय हाँ कहने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। इस किताब में आगे की स्ट्रैटेजीज आपको यह सिखाएंगी कि इस आदत को कैसे बदला जाए। 12वां कारण, एक छोटा क्विज, क्या आप पीपल प्लेजर हैं? लेखक इस चैप्टर में एक छोटा क्विज भी देते हैं। सवाल यह है कि क्या आप हर किसी की मदद करने के लिए अपनी प्राथमिकताएं छोड़ देते हैं? क्या आप ना कहने में हमेशा परेशानी महसूस करते हैं? क्या आप दूसरों को निराश करने से डरते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो इसका मतलब है कि आप एक पीपल प्लेजर हैं। तो दोस्तों, यह था इस किताब के दूसरे अध्याय का सार,
जिसमें हमने उन कारणों के बारे में जाना जिनकी वजह से हमें नहीं कहना मुश्किल लगता है। चैप्टर 3 ना कहने की 10 रणनीतियां। लेखक इस चैप्टर में हमें 10 आसान और असरदार स्ट्रेटजीज बताते हैं जो हमें ना कहने में मदद करती हैं, वो भी बिना किसी गिल्ट या अपराध बोध के। ये टिप्स रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए बहुत प्रैक्टिकल हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, सीधे और स्पष्ट रहें। सबसे पहली और सबसे जरूरी स्ट्रेटजी है कि आप सीधे और स्पष्ट तरीके से ना कहें। जब भी आप किसी को मना करते हैं तो अपनी बात को घुमाने की बजाय सीधे अपने शब्दों में कहें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे पूछता है क्या आप इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, तो आप बिना झिझक कह सकते हैं, मुझे माफ करें लेकिन मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। लोग अक्सर इस बात की सराहना करते हैं। जब आप ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं, स्पष्टता से मना करने पर सामने वाले को आपके इरादे और स्थिति साफ समझ में आती है। स्ट्रेटजी नंबर 2, समय खींचने से बचे। दूसरी स्ट्रेटजी यह है कि आप टाइम पास करने की कोशिश न करें। कई बार हम किसी को ना कहने से बचने के लिए कहते हैं कि मैं सोच कर बताता हूं या थोड़ा वक्त दो, फिर जवाब दूंगा। लेकिन इससे होता यह है कि आप खुद पर और सामने वाले पर एक तरह का प्रेशर बना देते हैं। इसके बजाय तुरंत और स्पष्ट जवाब दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कहता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते, तो सीधा कहें मुझे माफ करें, मैं इस समय मदद नहीं कर पाऊंगा। स्ट्रेटजी नंबर 3, ना को किसी और शब्द से बदले। ना कहने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा नहीं शब्द का इस्तेमाल करें। कई बार आप अपनी बात को और ज्यादा सकारात्मक तरीके से भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको किसी मीटिंग के लिए बुलाता है और आप नहीं जा सकते, तो आप कह सकते हैं कि मुझे खेद है, लेकिन मैं उस समय उपलब्ध नहीं रहूंगा। या फिर, मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने मुझे पूछा, लेकिन अभी मैं इसे संभालने की स्थिति में नहीं हूं। यह तरीका आपके संदेश को कम कठोर बनाता है और सामने वाले को आपकी बात समझने में आसानी होती है। नंबर 4, बहाने बनाने की आदत से बचे। बहाने बनाना हमारी नेचुरल आदत है, खासकर जब हमें न कहना होता है, लेकिन डेमन कहते हैं कि बहाने न बनाएं। इसके बजाय अपनी बात को सीधे और आत्मविश्वास से रखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे मदद मांगता है और आप नहीं कर सकते, तो कहें मुझे माफ करें लेकिन मैं इस समय मदद नहीं कर पाऊंगा, बजाय इसके कि आप कहें मुझे दूसरी जगह जाना है या मैं बहुत बिजी हूं। बहाने बनाने से सामने वाला आपके निर्णय को चैलेंज कर सकता है और आपको गिल्ट महसूस हो सकता है। स्ट्रेटजी नंबर 5, अपने निर्णय की जिम्मेदारी ले। जब आप ना कहें तो इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहें, अपने जवाब को किसी और पर थोपने की बजाय। यह स्वीकार करें कि यह आपका निर्णय है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त कहता है क्या आप मेरे साथ इस काम में शामिल हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं मुझे माफ करें लेकिन मैंने पहले ही तय किया है कि मैं इस समय इसे नहीं कर पाऊंगा। इससे सामने वाले को यह समझ में आता है कि यह आपका पर्सनल डिसीजन है और वह इसे ज्यादा सम्मान के साथ स्वीकार करेगा। स्ट्रेटजी नंबर 6, सामने वाले से बाद में संपर्क करने को कहें। कई बार हम किसी रिक्वेस्ट को तुरंत एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की स्थिति में नहीं होते। ऐसी स्थिति में आप सामने वाले से कह सकते हैं कि वह कुछ समय बाद आपसे दोबारा संपर्क करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कोलीग आपसे किसी टास्क में मदद मांगता है, तो आप कह सकते हैं अभी मैं पूरी तरह व्यस्त हूं, क्या आप अगले हफ्ते फिर से पूछ सकते हैं। यह तरीका आपको समय देता है और आपको किसी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचाता है। स्ट्रेटजी नंबर 7, अपनी उपलब्धता के बारे में झूठ न बोले। कई बार हम झूठ का सहारा लेते हैं ताकि न कहने की मुश्किल से बच सके, लेकिन डेमन कहते हैं कि यह एक गलत आदत है। झूठ बोलने से आपकी विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। अगर आप वाकई उपलब्ध नहीं है, तो इसे ईमानदारी से बताइए। उदाहरण के लिए, मुझे माफ करें, मैं इस समय उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा। इसे कहने में कोई बुराई नहीं है। सच्चाई से बात करने से आपकी छवि और भरोसेमंद बनती है। स्ट्रेटजी नंबर 8, एक विकल्प सुझाएं। कई बार न कहना पूरी तरह से टालने जैसा लग सकता है। ऐसी स्थिति में आप सामने वाले को एक विकल्प सुझा सकते हैं।
आपका संदेश ज्यादा सकारात्मक लगेगा और सामने वाला आपकी बात को बेहतर तरीके से समझेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे किसी प्रोजेक्ट में मदद मांगता है और आप उस समय व्यस्त हैं, तो आप कह सकते हैं, मुझे माफ करें, अभी मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक ऑनलाइन टूल बता सकता हूं जो इस काम में मदद करेगा। यह तरीका आपकी सहानुभूति दिखाता है और साथ ही यह दर्शाता है कि आप मदद करने के इच्छुक हैं, भले ही आप इसे व्यक्तिगत रूप से न कर पाए। स्ट्रैटेजी नंबर 9, किसी और व्यक्ति का सुझाव दे। अगर आप किसी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकते, तो उस काम के लिए किसी और व्यक्ति का सुझाव देना एक शानदार तरीका हो सकता है। सामने वाले को उसकी समस्या का हल मिलता है और आपको न कहने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोलीग आपसे किसी टेक्निकल प्रोजेक्ट में मदद मांगता है और आप उस काम के विशेषज्ञ नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि फलाना व्यक्ति इस काम में आपकी बेहतर मदद कर सकता है। क्या मैं आपके लिए उनसे संपर्क करवा दूं? यह न केवल आपकी ईमानदारी दिखाता है, बल्कि सामने वाले को भी सही दिशा में गाइड करता है। स्ट्रैटेजी नंबर 10, अपनी सीमाओं को स्पष्ट करें। जब आपके पास समय या ऊर्जा की कमी हो, तो इसे ईमानदारी से बताएं। डेमन कहते हैं कि अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना आपको और सामने वाले को एक बेहतर स्थिति में रखता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में मदद मांगता है, तो आप कह सकते हैं, अभी मेरी लिस्ट पहले से ही बहुत भरी हुई है, मैं इसे संभालने की स्थिति में नहीं हूं। यह तरीका आपको अपनी प्राथमिकताओं को बनाए रखने में मदद करता है और सामने वाले को यह समझने का मौका देता है कि आप क्यों मना कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी 10 में से कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजीज जो आपको ना कहने की कला सिखाती है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की बोनस स्ट्रैटेजीज की। बोनस स्ट्रैटेजी नंबर 1, दृढ़ रहें। ना कहने का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि आप अपने निर्णय में दृढ़ रहें। कई बार लोग आपको हां कहने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपका दृढ़ रहना बहुत जरूरी है। डेमन कहते हैं कि जब आप एक बार मना कर दें, तो अपनी बात पर कायम रहें। बार बार बहस में पड़ने या अपने फैसले को बदलने की कोशिश ना करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने पहले ही मना कर दिया है और सामने वाला आपको बार बार मनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप शांति से कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि यह आपके लिए जरूरी है, लेकिन मैं पहले ही अपना निर्णय ले चुका हूं। बोनस स्ट्रैटेजी नंबर 2, विनम्र रहे। ना कहने का मतलब यह नहीं है कि आप कठोर या रूखे हो जाएं। डेमन बताते हैं कि ना कहने का तरीका उतना ही जरूरी है जितना कि ना कहना। हमेशा विनम्र और सम्मानजनक बने रहे। उदाहरण के लिए, मैं आपकी रिक्वेस्ट की सराहना करता हूं, लेकिन मुझे माफ करें, मैं इस समय मदद नहीं कर पाऊंगा। इससे सामने वाले को आपकी बात बुरी नहीं लगेगी और वह आपके निर्णय को ज्यादा आसानी से स्वीकार करेगा। बोनस स्ट्रैटेजी नंबर 3, मौके खोने के डर का सामना करें। फोमो यानी फियर ऑफ मिस आउट भी एक बड़ी वजह है जिसके कारण हम हां कहते हैं। डेमन कहते हैं कि आपको यह डर खत्म करना होगा कि अगर आप ना कहेंगे तो कोई बड़ा मौका छूट जाएगा। याद रखें, हर मौके का पीछा करना जरूरी नहीं है। अपने आप से पूछें, क्या यह अवसर मेरी प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के साथ मेल खाता है? अगर जवाब नहीं है तो बिना झिझक मना करें। बोनस स्ट्रैटेजी नंबर 4, श्रेणी के अनुसार न कहे। एक और दिलचस्प स्ट्रैटेजी है कि आप पहले से ही तय कर लें कि किन चीजों के लिए आप हमेशा न कहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप तय कर लें कि आप हर वीकेंड काम से जुड़ी किसी मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तो जब भी ऐसी रिक्वेस्ट आएगी, आप बिना किसी संकोच के न कह पाएंगे। इसी तरह आप पहले से ही तय कर सकते हैं कि आप केवल अपने करीबी दोस्तों के लिए ही अपनी छुट्टी के समय का इस्तेमाल करेंगे। ये स्ट्रैटेजी आपकी जिंदगी में स्पष्टता लाती है और आपको बार बार सोचने से बचाती है। दूसरों की प्रतिक्रिया के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि जब आप न कहते हैं तो सामने वाले की प्रतिक्रिया आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वे निराश या नाराज होते हैं तो यह उनकी भावनाओं हैं, न कि आपकी गलती। आपका काम है ईमानदारी और सम्मान के साथ अपनी बात रखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना हिस्सा सही तरीके से निभा रहे हैं।
आपका समय और आपकी प्राथमिकताएं मूल्यवान हैं। न कहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपका समय और आपकी प्राथमिकताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी किसी और की। डेमन हमें यह समझने को कहते हैं कि अगर हम हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहेंगे तो अपनी जिंदगी के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। अपने आप से पूछे, क्या यह रिक्वेस्ट मेरी प्राथमिकताओं के साथ मेल खाती है? अगर जवाब नहीं है तो इसे मना करना पूरी तरह से ठीक है। न कहना आपको बुरा इंसान नहीं बनाता। कई बार हमें लगता है कि न कहने से लोग हमें स्वार्थी या बुरा समझेंगे, लेकिन डेमन हमें याद दिलाते हैं कि न कहना एक स्वस्थ आदत है। न कहने का मतलब यह नहीं है कि आप मददगार नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को महत्व देते हैं। छोटी छोटी बातों से न कहना शुरू करें। अगर आपको न कहने में अभी भी डर लगता है तो छोटी छोटी बातों से शुरू करें। डेमन कहते हैं कि छोटे छोटे ना आपको धीरे धीरे आत्मविश्वास देंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको कॉफी पर बुलाता है और आप नहीं जाना चाहते तो विनम्रता से मना करें। जैसे जैसे आप इन छोटे छोटे मौकों पर न कहने लगेंगे, अब बड़े फैसलों पर भी आत्मविश्वास के साथ मना कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी डेमन की कुछ बेहतरीन स्ट्रेटजीज जो आपको न कहने में मदद करेंगी। इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में सीमाएं सेट कर पाएंगे, अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे और दूसरों के साथ स्वास्थ्य रिश्ते बना सकेंगे। विभिन्न स्थितियों में ना कैसे कहें। अब हम 5वें और अंतिम चैप्टर पर बात करेंगे। यह चैप्टर खास है क्योंकि इसमें डेमन ने बताया है कि अलग अलग रिश्तों और परिस्थितियों में ना कैसे कहा जाए ये समझना जरूरी है, क्योंकि हर रिश्ता और स्थिति अलग होती है और हर बार ना कहने का तरीका भी थोड़ा अलग होना चाहिए। अपने विस्तृत परिवार को ना कैसे कहें? हमारे विस्तृत परिवार में अक्सर ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी हर मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। यह खास तौर पर त्योहारों, शादियों या पारिवारिक आयोजनों के दौरान होता है। अगर कोई रिश्तेदार आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा है जो आपकी प्राथमिकताओं में फिट नहीं होता, तो आप शांति और सम्मान के साथ मना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे खुशी है कि आपने मुझे पूछा, लेकिन इस समय में यह काम करने की स्थिति में नहीं हूं। इसके अलावा आप सीमाएं तय कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बार बार आपसे आर्थिक मदद मांगता है तो आप कह सकते हैं, मुझे माफ करें, लेकिन मैं इस समय आर्थिक रूप से ऐसा नहीं कर सकता। अपने जीवन साथी को ना कैसे कहें? अपने जीवन साथी को ना कहना थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, लेकिन डेमन बताते हैं कि स्वस्थ रिश्ते में ईमानदारी और सीमाएं होना बहुत जरूरी है। अगर आपका जीवन साथी आपसे कुछ ऐसा करने को कह रहा है जो आपके समय या प्राथमिकताओं में फिट नहीं होता है, तो उसे प्यार और सम्मान के साथ समझाएं। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा आइडिया है, लेकिन फिलहाल मैं इसे करने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या हम इसे किसी और समय कर सकते हैं? यह सुनिश्चित करें कि आप उनकी भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें, लेकिन साथ ही अपनी सीमाओं को भी स्पष्ट करें। अपने बच्चों को ना कैसे कहें? बच्चों को ना कहना सबसे मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि वह उदास हो, लेकिन डेमन कहते हैं कि बच्चों को ना कहना भी उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा कोई महंगा खिलौना मांगता है तो आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि तुम्हें यह खिलौना चाहिए, लेकिन अभी यह हमारी योजना में नहीं है। हम इसे किसी और समय खरीद सकते हैं। यह तरीका ना केवल ना कहने का एक सकारात्मक तरीका है, बल्कि उन्हें पैसे और प्राथमिकताओं की वैल्यू भी सिखाता है। अपने दोस्तों को ना कैसे कहें? दोस्तों को ना कहना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते, लेकिन डेमन बताते हैं कि सच्चे दोस्त आपकी ईमानदारी और सीमाओं का सम्मान करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त आपको देर रात पार्टी में आने के लिए कह रहा है और आप नहीं जा सकते, तो उससे कहे कि मुझे माफ करें, लेकिन मैं इस बार पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। मुझे अपनी नींद पूरी करने की जरूरत है। सच बोले और शांति से मना करें। अगर वे आपका सच्चा दोस्त हैं, तो वे इसे समझेंगे।
अपने पड़ोसियों को ना कैसे कहें, पड़ोसी अक्सर छोटी छोटी मदद के लिए पूछते हैं, जैसे गाड़ी के लिए पार्किंग स्पेस मांगना, कुछ सामान उधार लेना या आपके समय की मांग करना। अगर आप उनकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकते तो सम्मानजनक तरीके से मना करें। उदाहरण के लिए, मुझे माफ करें, लेकिन मैं इस समय मदद करने की स्थिति में नहीं हूं। साथ ही अपनी सीमाओं को पहले ही स्पष्ट कर ले। जैसे अगर कोई बार बार आपकी पार्किंग का इस्तेमाल करना चाहता है तो आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि आपको जगह चाहिए, लेकिन यह मेरी जगह है और मुझे इसे अपने लिए आरक्षित रखना होगा। अपने सहकर्मियों को न कैसे कहें, ऑफिस में न कहना एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन डेमन कहते हैं कि अगर आप हर समय हां कहते हैं तो लोग आपकी सीमा का फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी आपसे उनकी रिपोर्ट लिखने में मदद मांगता है तो आप कह सकते हैं, मुझे माफ करें, लेकिन मैं अपनी रिपोर्ट पूरी करने में व्यस्त हूं। मैं आपको यह सुझाव देता हूं कि आप फलाना टूल का इस्तेमाल करें। यह तरीका विनम्र है और साथ ही आपकी प्राथमिकताओं को भी बनाए रखता है। अपने बॉस को ना कैसे कहें। बॉस को ना कहना सबसे कठिन हो सकता है, क्योंकि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं। लेकिन डेमन कहते हैं कि सही तरीके से मना करना आपकी स्थिति को मजबूत कर सकता है। उदाहरण, अगर आपका बॉस आपको अतिरिक्त काम देने के लिए कहता है और आप पहले से ही व्यस्त हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं इस समय अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दे रहा हूं। क्या हम इस काम के लिए कोई और डेडलाइन तय कर सकते हैं? यह तरीका आपको मना करने का मौका देता है, लेकिन साथ ही यह दिखाता है कि आप काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अपने क्लाइंट्स को न कैसे कहें। क्लाइंट्स को ना कहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप उनके साथ अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। डेमन सलाह देते हैं कि आप उनकी जरूरतों का सम्मान करें, लेकिन अपनी सीमाओं को भी स्पष्ट करें। उदाहरण, अगर कोई क्लाइंट आपसे किसी असंभव डेडलाइन पर काम करने के लिए कहता है, तो आप कह सकते हैं, मुझे खुशी है कि आप यह काम मुझसे कराना चाहते हैं, लेकिन यह डेडलाइन मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है। क्या हम इसे अगले हफ्ते तक बढ़ा सकते हैं? यह तरीका प्रोफेशनल और प्रभावी है। अनजान लोगों को न कैसे कहें। कई बार अनजान लोग जैसे टेलीमार्केटर्स या सड़क पर मदद मांगने वाले आपकी समय और संसाधनों की मांग करते हैं। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो शांति और स्पष्टता के साथ मना करें। उदाहरण, मुझे माफ करें, मैं इस समय मदद नहीं कर सकता। आपको हर समय हर किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है। खुद को ना कैसे कहें। खुद को ना कहना शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। डेमन बताते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए। उदाहरण, अगर आप जानते हैं कि आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, लेकिन फिर भी जंक फूड का मन कर रहा है, तो खुद से कहें कि नहीं, मैं अपनी सेहत के लिए सही विकल्प चुनने जा रहा हूं। यह आत्मनियंत्रण का अभ्यास है और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर ने हमें सिखाया कि अलग अलग परिस्थितियों और रिश्तों में न कैसे कहा जाए, यह जानना बहुत जरूरी है कि हर स्थिति में सही तरीके से न कहने से आप अपनी प्राथमिकताओं को बनाए रख सकते हैं और अपने रिश्तों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी डेमन की किताब द आर्ट ऑफ सेइंग नो की एक झलक। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको न कहने की कला और इसके महत्व को समझने में मदद की होगी। याद रखें, न कहना स्वार्थी होना नहीं है, यह अपने समय, ऊर्जा और खुशियों की रक्षा करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।